निफ्टी में लगातार चौथे दिन दबाव, हालांकि 22,800 बचाने में कामयाब। वहीं बैंक निफ्टी करीब 300 पॉइंट फिसला। मिड कैप और स्मॉल कैप में लगातार तीसरे दिन रौनक। नई ईवी पॉलिसी में इंपोर्ट ड्यूटी घटने की आशंका से ऑटो पर दबाव। एमएनएम करीब 3% फिसल कर बना निफ्टी का टॉप लूजर। टाटा मोटर्स और मारुति में भी दबाव कायम। सूत्रों के मुताबिक शर्तों के साथ इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटाकर हो सकती है 15%। मेटल, रियल्टी और पावर शेयरों में जोश। निफ्टी मेटल इंडेक्स 1% मजबूत। यूबीएस की खरीदारी की राय से एपीएल अपोलो मजबूत। ओबेरॉय रियल्टी, रेमंड 2 से 3% ऊपर। वहीं मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग से जेएसडब्ल्यू एनर्जी 4% चला। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर के इंडस्ट्रीज करीब 5% दौड़ा। मॉर्गन स्टैनली ने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया। 4,391 रुपये प्रति शेयर का दिया लक्ष्य। बर्मन परिवार को कंट्रोल मिलने से रेलिगेयर करीब 5% भागा। ओपन ऑफर के बाद मिला मैनेजमेंट कंट्रोल। अब बर्मन फैमिली बना रेलिगेयर का प्रमोटर। ओके, चलिए मार्केट पर आते हैं और एक निफ्टी अब 22,800 पर 22,805 यानी कि अब 22,800 हम तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं वापस। बैंक निफ्टी 450 पॉइंट नीचे अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और अब तो मिड कैप मार्केट भी कोलैप्स हो गया एक्चुअली। मिड कैप इंडेक्स 200 सवा 200 पॉइंट नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन हालांकि अभी भी एडवांसेस के फेवर में है। 2-3 स्टॉक्स देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर अब काफ़ी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, करीब 3.5% नीचे। तो जो कल की शानदार रिकवरी थी वो पूरी की पूरी अब ढह गई यहाँ पर। उस पॉलिसी की जो सुगबुगाहट है उसके बाद ईवी पॉलिसी की। और उसके अलावा आप देखिए साइंट 4% नीचे। कोफोज आज सुबह का बिग स्टॉक था वैसे बाय द वे। कोफोज भी अब आपको देखिए 2.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा केपीआईटी, टीवीएस मोटर, ओरेकल, परसिस्टेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको गिरावट दिखाई देगी। तेज़ी कहां पर है? केईआई इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पूनावाला फिन, एनएचपीसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको हल्की सी तेज़ी दिखाई देगी। वीरो ओके, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। निफ्टी ने अभी एक डे लो टेस्ट किया जब अनुज बात कर रहे थे, उस वक्त करीब 22,800 का। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। शुरुआत करते हैं फ्रेश पर्सपेक्टिव से। कविता जी, गुड मॉर्निंग। क्या पिक कर रही हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल अभी बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं एक प्रेशर बनते हुए, और 49040 ये लेवल के नीचे अगर फ्यूचर्स बैंक निफ्टी जाता है तो यहाँ फर्दर हम एक डाउनसाइड ओपन होते हुए देख सकते हैं। 48,800 48,700 के प्राइस टारगेट की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो 49040 के नीचे आप इसे शॉर्ट करें। वेयर एज स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 49,200 का। ये कंडीशनल सेल होगा, और एज अ डिस्क्लेमर ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। अपार्ट मुझे लग रहा है जियो फाइनेंस यहाँ कुछ पोजिशनल लॉन्ग साइड बनते हुए दिख रही है। सो 232 के स्टॉप लॉस के साथ जियो फाइनेंस पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वी आर लुकिंग आफ्टर वन डाइवर्जेंस ओवर हियर। तो 230 के स्टॉप लॉस के साथ फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 242 245 आप जियो फाइनेंस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। ओके, जियो फाइनेंस पर एक बाय ट्रेड होगी तो एक बार फिर डिस्क्लेमर चला दीजिए। शिल्पा जी, आपकी 2 ट्रेड्स। जी अनुज जी, मेरा पहला बाय रहेगा रिलायंस में। रिलायंस 1238 पे फ्यूचर्स पे है। यहाँ पे 1220 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है 1260 से लेके 1270 इसके टारगेट्स होने चाहिए। रिलायंस 1220 को अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है ये इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस बनते जा रहा है। मेरा दूसरा रहेगा सेल रहेगा इप्का लैब में। इप्का लैब में एक डाउन ट्रेंड है जहाँ पे 1400 से लेके 1380 के लेवल्स ओपन अप हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप 1490 के स्टॉप लॉस से आप इप्का लैब में सेल कीजिए फॉर लेवल्स ऑफ 1400 एंड 1380। ओके, सोमिल, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा पहला ट्रेड होगा लोधा पर, और ये एक बाई साइड ट्रेड होगा। स्टॉप लॉस होगा 1180, टारगेट 1280। यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिला है डेली और आवरली चार्ट्स पे। मोमेंटम इंडिकेटर में हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, अच्छी मोमेंटम है।
दूसरा कॉल होगा इंडसइंड बैंक पे। डेली चार्ज पे एक फ्लैग पैटर्न बना है और मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ ये बहुत ही अच्छा रन अप दे सकता है। जो स्टॉप लॉस है 1028 का स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 1125। ओके, इंडसइंड बैंक। राजेश जी, आपके 2 ट्रेड्स? वीरेंद्र जी देखिए, दो ट्रेड्स होंगे और दोनों बाय साइड के हैं। मुझे लगता है जब तक निफ्टी सपोर्ट को मेंटेन करता है तब तक यहाँ पे सेल थोड़ा सा मुझे एग्रेसिव लग रहा है। एनीवे, लेट्स सी। भारतीय मुझे लगता है कि आज यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल दे रहा है, जिसका टारगेट अगर आप देखें स्विंग का, वो रहेगा करीबन 1680, 1680, 1690 के टारगेट के लिए भारतीय बाय करे। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 1640 का। सेम टाइम जो नेक्स्ट कॉल रहेगा दैट विल बी इंडिगो। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ इंडिगो, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो वैसे बाजार में वोलेटिलिटी, लेकिन इंडिको ने अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है और ये जो लेवल है वो है 4500। जब तक 4500 के ऊपर इंडिगो है तब तक पूरे चांसेस है कि कल का मोमेंटम कैरी करे। तो 4450 का एक नया स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, और जो हमने सुबह टारगेट दिया था 4700, 4750, ये अभी भी इंटैक्ट। ओके, इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पे स्ट्रेंथ है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा भी है इस दौर का। अच्छा, जो स्टॉक्स, सिंस इट्स फ्राइडे, आज शुक्रवार का दिन है और आज हम वीकली चार्ट्स को भी रीड करेंगे, उसकी फॉर्मेशंस को शायद लेकर मंडे को बात करें। एक बार आप लेके आइए यूएसएल, मतलब मिड दिसंबर तक इवन ये बाजार के सबसे मजबूत शेयरों में शामिल था। मेरे ख्याल से आपकी होल्डिंग में अगर हो, थोड़ा सा विचार हमें इस बात का करना है कि अब ये स्टॉक ऊपर से 20% से ज़्यादा फिसल चुका है। सौमिल, आपकी राय 1320 पे यूनाइटेड स्पिरिट्स पे 200 डेमा गया, बड़े कुछ नेगेटिव क्रॉसओवर्स हो रहे हैं और वीकली पे अब आप सेटल हो रहे हैं 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। आपका व्यू क्या है सौमिल इस पर? यूनाइटेड स्पिरिट्स में लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। जब तक एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू नहीं होगा तब तक ये वीक ही रहेगा। अगर आप देखें 2023 से जो पूरा रैली हमें देखने मिली है फ्रॉम 733 से 1700 तक, उसका 38% रिट्रेसमेंट हो चुका है और यहाँ पे जितनी वीकनेस हमें देखने मिली है मुझे लगता है कि 1230 1215 तक ये जा सकता है। सो इस समय अवॉइड, अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। आज का हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 1350 का। अगर उसके ऊपर जाता है तभी एक बाइंग साइड बनती है, वरना 1350 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करे और नीचे में मुझे लगता है 1250 के टारगेट बन सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिनशो रानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हीलियोस इंडिया के सीईओ हैं वो। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। कब खत्म होगी ये पेन, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट की लगातार काफ़ी सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में पिछले 4-5 महीने से? जी अनुज जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपने जो ये पेन की बात की वो एक्चुअली ऐसे लग रहा है कि अभी आस्ते आस्ते रिसीड हो रहा है, क्योंकि आप अगर जो मोमेंटम देखें फॉल का तो वो थोड़ा वेन हो गया। मतलब वो जो 2-2.5% गिरते थे वो अभी ऐसे दिखते नहीं, और एक्चुअली स्टॉक्स भी जो 4-5% गिरते थे तो काफी कम दिखने लगे हैं अभी गिरने को। बट एनीवे, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से अभी एक आपको अपसाइड दिखेगा। हमें ऐसे लग रहा है कि एक्चुअली आप अगर जो सिट बैक करें और ओवरऑल वैल्यूएशंस भी देखें तो पहले प्रॉब्लम था वैल्यूएशन का, काफी स्ट्रेच हो गए थे, जो कि था एक्चुअली सितंबर में। आप देखें लास्ट ईयर सितंबर की बात करें 24 की, तो हमारा जो प्रीमियम था वो एक ऑल टाइम हाई चला गया था विज़-अ-वी द वर्ल्ड इंडेक्स। मतलब एमएससीआई इंडिया का वर्ल्ड एमएससीआई वर्ल्ड की बात करें, उसके ऊपर प्रीमियम 26-27% कुछ प्रीमियम हो गया था, जो ऑल टाइम हाई था। तो आज की तारीख में वो प्रीमियम 3-4% रह गया, विच इज अगेन ऑल टाइम लो। तो अभी आप सोचिए, दोनों साइड का आपने मुंह देख लिया, और वो इसलिए देखा है क्योंकि यूएस काफी स्ट्रांग हो गया। ये पिछले 3-4 महीने में यूएस ने काफी अच्छा किया है, रैली किया है, तो उसके चलते हमारा प्रीमियम काफी कोलैप्स हो गया। तो हमें लग रहा है कि अभी यहाँ से एक जो कंसंट्रेटेड सेलिंग है वो शायद एक थमनी चाहिए आपको अभी से। और आपने देखा भी है, जैसे ही कोई मतलब एफआई की अगर जो बात करें तो जैसे ही कोई प्लेसमेंट होता है, अच्छा प्लेसमेंट होता है, या तो कोई नया आईपीओ आता है, तो पार्टिसिपेशन तो उनका काफी हद तक रहता ही है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि दे आर आल्सो लुकिंग एट इंडिया वेरी कंस्ट्रक्टिवली नाउ। और दूसरा, अगर जो डोमेस्टिक वैल्यूएशन की बात करें तो अगेन ऑब्वियसली लार्ज कैप तो काफी हद तक आपके 20 साल के एवरेजेस पे आ चुके हैं ऑलरेडी वैल्यूएशंस। और मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे भी पॉकेट्स छोड़ के जो फ्रॉथ है जहाँ पे भी
आप दूसरे देखेंगे तो काफी हद तक यहाँ पे भी आपको एक वैल्यू दिख रही है। तो अल्टीमेटली आपको यही कॉल लेना पड़ता है अनुज जी कि ओवरऑल मार्केट अगर जो आप साइड में रखें, परे रखें और आप खुद के अपने स्टॉक्स देखें, तो हमें तो एक्चुअली ये लग रहा है कि ये फेज इतना स्टॉक पिकर के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है, एक अल्फा मैनेजर के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है, बिकॉज यही फेज होता है जहाँ पे आपको आपके आइडियाज अच्छी तरह स्टडी करने का मौका मिलता है, कंसोलिडेशन फेज में आपको पिकअप करने का चांस मिलता है। तो हमें तो काफी हद तक लग रहा है कि ये समवेयर नियर द बॉटम, मुझे नहीं पता कि ये वेदर बॉटम है कि नहीं, बट समवेयर क्लोज टू द बॉटम है। अच्छा धनश्वर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आज सुबह मेरे सहयोगी आशीष ने वो एक एनएससी की बहुत अच्छी रिपोर्ट का उल्लेख किया था। अभी मैंने हालांकि ये रिपोर्ट बहुत ढंग से पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर मैं हेडलाइन पढ़ूँ उसकी तो प्रमोटर्स होल्डिंग दिसंबर तक आते आते 96 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस होकर 41.4%। प्रमोटर्स होल्डिंग का रिड्यूस होना, एफआईज की 3-4 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग हो चुकी है। हम अकेले ही पेन झेल रहे हैं, बाकी लोग एग्जिट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। मिड ये रिटेल फंसा हुआ है? जी वीरू जी ये जो आपने बोला ना, आप देखिए ये प्रमोटर की सेलिंग एक ऐसे इंडिकेशन भी हो सकती है कि काफी उनको फ्रॉड दिख रहा है, लेकिन इट्स अ अपॉर्चुनिस्टिक सेलिंग, क्योंकि आपकी लिक्विडिटी होती है मार्केट में तो ही आपको सप्लाई मिलता है। तो ये कैश 22 सिचुएशन जैसे बोलते हैं ना, वैसा है कि आप लिक्विडिटी नहीं होगी तो सेलिंग भी नहीं होगी, तो वैसा होता है। तो आई डोंट थिंक दैट्स एन इंडिकेटर। पर आपने जो एफआई का बोला, आई थिंक एफआई के काफी रीजंस थे बेचने के भी। एक तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन जो मैंने बोल दिया आपको कि उसमें तो काफी स्ट्रेच हो गए थे हम लोग, और अभी तो आप देखिए कि काफी अपीलिंग वैल्यूएशन हो गए हमारे। और दूसरा था कि ग्रोथ रेट्स, आपके जो हमारी अर्निंग्स ग्रोथ थी वो भी काफी हद तक कम हो गई थी। पर दिसंबर क्वार्टर में जो ग्रोथ देखी हमने, एक काफी हद तक वो एक बड़ी मतलब एनकरेजिंग थी, क्योंकि मुझे लगा था कि दिसंबर और जैसे सितंबर था नेगेटिव ग्रोथ रेट, मुझे लगा दिसंबर भी शायद नेगेटिव होगा, लेकिन नहीं था। दिसंबर में तो उल्टा आपने पॉजिटिव ग्रोथ देखी। आप कमोडिटी भी हटा दीजिए जहां पे ज्यादा आपको ग्रोथ दिखी होगी, तो फिर भी कोई 2-3% पॉजिटिव अर्निंग्स ग्रोथ ही आई थी। और मैं एनएससी 500 की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि सबसे ब्रॉडेस्ट इंडेक्स है। तो वहां पे भी आपने देख लिया कि पेन एक हद तक हो चुका है, क्लियर हो चुका है। रूरल इकोनॉमी पिकअप हो रही है आस्ते आस्ते। अर्बन डिमांड जो कोलैप्स हो गई थी वो भी थोड़ा अभी फ्लैटन आउट हो गई है, अभी पिकअप नहीं आया है बट फ्लैटन आउट हो गई है। आरबीआई के प्रोएक्टिव मेजर्स चालू हो गए हैं। हमारी बजट में भी काफी हद तक एक इम्पीटस दिया था कंजम्पशन को बाय गिविंग अवे दैट 1 लाख करोड़, जो कि इन इट्स ओन 1 लाख करोड़ इतना बड़ा साउंड नहीं होता, लेकिन आप वेलोसिटी ऑफ मनी अप्लाई करें तो काफी हद तक बड़ा हो जाता है। मतलब 5 टाइम की वेलोसिटी जो नॉर्मली बात करते हैं लोग, 5 लाख करोड़ का इम्पीटस दिया हुआ है इस बजट में फॉर स्पेंडिंग। तो ये सब हमें देख के लग रहा है कि थोड़ा यहाँ से अभी थोड़ा एक्साइटमेंट आना चाहिए वापस। एक्साइटमेंट मतलब एज इन एटलीस्ट फ्लैटन आउट तो होना ही चाहिए। मे बी कंसोलिडेशन फेज में हम चले जाएंगे, प्रॉब्ली अनदर कपल ऑफ क्वार्टर्स, बट जैसे मैंने बोला कंसोलिडेशन फेज में ही आपको अच्छे आइडिया दिखते हैं, वेल्थ क्रिएशन यही होता है। सो आई लीव इट हियर। बिल्कुल 22,800 के नीचे फिर आ गए एक बार, और अब मिड कैप देखिए 500 पॉइंट नीचे। और आज सुबह एक वार्निंग थी कि मिड कैप में एक मौका शायद मार्केट आपको फिर दे रहा है अपनी फंसी हुई पोजीशन से एग्जिट करने का, लेकिन इतनी जल्दी वो घूम जाएगा ये शायद ना सोचा हो। लेकिन 550 पॉइंट नीचे इस समय मिड कैप इंडेक्स, और अब 22,784। ध्यान रखिए 22,725 मंडे का लो था, तो वीकली लो 22,725 था आपका। और अब काफ़ी स्टॉक्स में काफ़ी इस समय आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। ऋषा जी, वो पिछली बार जब वो HDFC बैंक के नंबर्स आए थे तब आप और मैं एक इवेंट में साथ में थे और हम डिस्कस भी कर रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी होल्डिंग रही है आपकी। हालांकि रिकवरी आई है लोअर लेवल से, लेकिन अभी भी काफ़ी पेशेंस टेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर्स की, और एफआईएस की सेलिंग शायद अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पर कोई चेंज ऑफ थॉट या फिर अभी भी पेशेंस रखें, और क्या ऐड करेंगे इन लेवल्स पर? जी अनुज जी, मैं सोच ही रहा था आप ये सवाल पूछने वाले हैं मुझे HDFC बैंक का, क्योंकि छोड़ते नहीं आप कभी। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो अनुज जी एक्चुअली आप देखिए एफआई की सबसे लार्जेस्ट एक्सपोजर, आई मीन एक्चुअली एफआई की जो ओवरऑल एक्सपोजर, मैं उसी दिन नंबर देख रहा था, $940 बिलियन के अभी एक्सपोजर $780 बिलियन हो गए ओवरऑल इंडिया की बात करें। और उसमें से सबसे सिंगल लार्जेस्ट होल्डिंग उनकी HDFC बैंक है। ये एक्सपोजर में आई थिंक $56 बिलियन के आसपास कुछ शायद नंबर देखा था मैंने, 55-56 के। तो आप जब ये सेलिंग करते हैं, आई थिंक इनको ये सबसे ज्यादा लिक्विड दिखता है।
वैल्यूएशन के हिसाब से तो काफी हद तक अभी ये, और कितना आप इसको मारेंगे कि काफी डिस्काउंट पे आ गया ऑन हिस्टोरिक वैल्यूएशंस। इवन लुकिंग एट एचडीएफसी, मतलब अगर मर्जर की बात करें जो पहले हुआ था, तो उसके हिसाब से हमें लगता नहीं। अभी यहाँ पे पेशेंस ही आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली अगर जो बैंकिंग सेक्टर में हम तो बहुत बुलिश है बैंकिंग सेक्टर में, तो ये तो ऑब्वियसली उसका एक बेलवेदर स्टॉक है, और बैंकिंग सेक्टर चला तो दिस विल बी द बिगेस्ट परफॉर्मर फॉर अस, सो दैट्स व्हाई हम रुके हुए हैं, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, ऐड नहीं कर रहे हैं, ना ही डिडक्ट कर रहे हैं, बट बैठे हुए हैं। अच्छा, ये दिनशा जी, ये ऑटो से डर लग रहा है क्या अब आपको? ये जिस प्रकार की हम ईवी पॉलिसी की बात कर रहे हैं सुबह से, और जो टैरिफ रेट्स मेंशन है उसमें, क्या ये थोड़ा सा भयभीत कर रहा है आपको? क्योंकि पिछले साल भर से हमने उन्हीं स्टॉक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और इवन ये हमारे प्राइस बिहेवियर में था इंक्लूडेड। टीवीएस को ईवी के चलते अगर आप देखें, काफ़ी आपने टू व्हीलर स्पेस में प्रीमियम दिया, वैल्यूएशंस आपने एमएनएम को दिया, आपने टाटा मोटर्स को दिया। सडनली ये डेवलपमेंट आपको लग कैसा रहा है ऑटो के लिए? जी, एक्चुअली वीरू जी, सबसे सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर जो इंडियन टैरिफ्स हमारे कम हो जाते हैं तो ऑटो स्पेस को ही है, और किसी और को नहीं है। एक्चुअली हमें तो पहले से ही हमारे जो इन्वेस्टर्स थे उनको कॉशन कर रहे थे कि आप ऑटोज मत लीजिए। हमारे तो पोर्टफोलियो में कभी था भी नहीं ऑटोज, शायद एक आध स्टॉक होगा तो होगा, लेकिन ये पीवी वाले तो थे, पैसेंजर व्हीकल वाले तो बिल्कुल नहीं थे हमारे, क्योंकि हमें बहुत क्लैरिटी थी कि यहाँ पे एक ईवी का ओवरहैंग है। फॉर्चुनेटली ये जो प्लेयर्स थे सारे इंसुलेटेड थे फ्रॉम ग्लोबल कंपटीशन, बिकॉज हमारे टेरिस इतने हाई थे। तो अभी टेरिस अगर जो आप रिड्यूस करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली एक सवाल जो होते हैं कि यूएस के लिए अगर अकेले थोड़ी ना रिड्यूस करेंगे, आप पूरी दुनिया के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो डब्ल्यूटीओ में आपका फ्लैग ऑफ हो जाएगा, तो यू कांट बी सिलेक्टिव इन योर टैरिफ्स। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि टेस्ला से ज्यादा चाइनीज कंपटीशन ज्यादा हर्ट करेगा हमें। एंड फ्रैंकली आप ग्रोथ देखिए हमारे ऑटो स्पेस में, सिर्फ प्रीमियम में थी, एंट्री लेवल में तो ग्रोथ रेट्स थी नहीं यहाँ पे। इनफैक्ट इफ एनीथिंग एंट्री लेवल फ्लैटिश ही था, मोरलेस व्हीकल्स की बात करें तो प्रीमियम सेगमेंट में यहाँ पे, प्रीमियम मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एसयूवीज वगैरह, वो सब में ज्यादा ग्रोथ रेट दिखती थी आपको। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक पेन पॉइंट बहुत ही बड़ा है, और ऑब्वियसली जो इतने प्रीमियम वैल्यूएशन चले गए थे हमारे ऑटो, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पे घूम रहे थे, आई थिंक वो तो करेक्ट करने ही वाले हैं। एंड हमारे पास तो है नहीं, और इनफैक्ट हमारे लॉन्ग शॉर्ट फंड में तो हम शॉर्ट है ये सब स्पेस में। हम बात कर रहे हैं ट्रम्प टेंट्रम्स की, तो आईटी और फार्मा को कैसे देखें? ये दो सेक्टर्स थे जिन्होंने पिछले साल सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करे थे, लेकिन इस साल सबसे ज़्यादा अब तक जो प्रेशर आ रहा है वो इन्हीं सेक्टर्स पर आ रहा है सेलेक्टिवली। जी, आईटी की बात करें स्पेसिफिकली, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है अनुज जी, क्योंकि एक्चुअली आप वहां पे अगर जो आईटी अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो इतना ज्यादा पेन पॉइंट नहीं है उस इकोनॉमी के लिए। और दूसरा, जो हमारे H1B जो डिपेंडेंस था वो भी काफी हद तक कम हो चुका है, एटलीस्ट जो बड़ी कंपनी है उसमें, लाइक टीसीएस इन्फोसिस की बात करें तो काफी हद तक बहुत ही कम रिलायंस हो गया अभी H1B पे। और उनके लोकल आउटफिट्स आप देखिए यूएस में, सबने अपने अपने सेंटर्स खड़े कर दिए वहां पे। तो वहां पे देखिए तो 70% जो उनका, इफ आई रिमेम्बर द फिगर राइट, 70% जो उनके वो थे लोकल जो एम्प्लॉइज थे वहां पे, आर लोकल एम्प्लॉइज, मतलब यूएस सिटीजन हैं। और उसमें भी इंडियन शायद काफी हद तक, जो 30% था वो इंडियन नहीं थे, उसमें भी मिक्स था, मेक्सिकन थे, हिस्पैनिक्स थे, लेटिनोस थे, ये सब मिक्स था पूरा। तो इसलिए काफी हद तक ये मुझे लगता है सेक्टर इंसुलेटेड है फ्रॉम ट्रम्प ट्रेंड्रम्स, पर कुछ कह नहीं सकते। बट एनीवे मुझे तो लगता नहीं है वहां इम्पैक्ट आएगा। और दूसरा, जो आपने फार्मा की बात की, फार्मा में ऑब्वियसली एक इशू हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बोला था कि उनको हमारे मार्जिन दिखते हैं जेनेरिक से, जो जबकि हम तो वहां पे चीप प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूट सप्लाई करते हैं। चीप मतलब चीप इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एज कम्पेयर टू द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। पर उनको मार्जिन हमारे खटकते थे, क्योंकि आप जेनेरिक्स से सप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपके 40-45% मार्जिन बन रहे हो जेनेरिक्स में, तो ऑब्वियस है कि वो उसको टारगेट करेंगे ही करेंगे। इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे थोड़ा पेन पॉइंट अभी भी है, बाकी है, स्पेशली जो यूएस फोकस कंपनीज हैं, जो प्योर जेनेरिक प्लेस हैं यूएस की। इसीलिए हमारा पोर्टफोलियो देखें तो हमारे पास
फार्मा में बहुत ही चंद चुनिंदा नाम है और वो भी मेनली सीडीएमओ प्ले है या तो डोमेस्टिक प्लेस हैं वैसे करके। तो आई थिंक दैट इज वेयर यू नीड टू फोकस, क्योंकि एक बार सर्टेनिटी आती है तभी आप देख सकते हो उस सेक्टर को। दिनेश जी, तो आजकल टाइम कैसे कटता है? जी, आजकल टाइम मेरा तो कट रहा है, क्योंकि हम हमारा मिड कैप फंड मार्केटिंग कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा लॉन्च चालू हो गया है। और हमें एक्चुअली वीरू जी, हमें ये प्रॉब्ली 6 महीना पहले हमें अप्रूवल मिला था, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं थी उस समय लॉन्च करने की। जबकि मैं हमारे सेल्स वाले को यही बोल रहा था कि पैसे शायद ज्यादा मिल जाते उस समय, लेकिन हमें अभी कोई चिंता नहीं है यहाँ पे। उल्टा हमें लग रहा है कि यही मौका है जब आप एक्चुअली हमारा मिड कैप फंड रेगुलेटर अलाउज अ लीवे ऑफ 35% बियॉन्ड मिड कैप्स। तो हम उसमें फंड में इट इज गोइंग टू बी अ प्योर स्मॉल मिड कैप फंड। तो इसलिए हमें बहुत क्लैरिटी है कि यही लेवल होते हैं जहां पे आपको अपने स्टॉक आइडेंटिफाई करके बैठना पड़ता है। और यू कैन, आई मीन, मे बी जैसे मैंने बोला टाइम करेक्शन होगा तो होगा, हमें नहीं लगता कि यहाँ से ज्यादा गिर सकता है बाजार, यहाँ से एक नीजक रिएक्शन वगैरह हो सकता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन इसी लेवल पे हो सकती है। माने यही फेज होता है जब आप रियल वेल्थ क्रिएशन क्रिएट कर सकते हो अपने इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल, बखूबी आपने बात कही। चलिए, तो जब अगली बार आप आएंगे तो आपके इस मिड कैप फंड पे बात भी करेंगे सर, खुल के। और मेरा हर बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हैव ए नाइस वीकेंड सर। अब चलते हैं नीरज दीवान, डायरेक्टर क्वांटम सिक्योरिटीज़ के जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये दर्द हमारा कम हो ही नहीं रहा है, और लीजिए अब 22,800 पे थोड़ा बहुत गुरूर था, वो भी चला गया। क्या लग रहा है सर, अब रोज़ बरोज़ एक नई कहानी, नई नेगेटिव डेवलपमेंट। अब ये ऑटो, ये ईवी की नई पॉलिसी का जो टैरिफ रेट है, वो टेस्ला, इसने एक नया फ्रेश आई थिंक वीकनेस मार्केट में इन्फ्यूज़ किया है। आपका व्यू मार्केट्स पे इस वक्त? या नमस्कार। डेफिनेटली जो ट्वीट आती हैं ट्रम्प की तरफ से, जो न्यूज आती है, उसका रिएक्शन ही देखने को मिल रहा है मार्केट में। अभी एक्चुअली एनालाइज करना कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब का बहुत मुश्किल है। बिकॉज अभी तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो टैरिफ लगाएंगे, और कितने लगाते हैं, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, वो देखना अभी 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 बाकी है। तो अभी जो रिएक्शन हो रहा है वो खाली एक उनके बेसिकली जस्ट सेंटीमेंट जो खराब हो रहा है रिएक्शन से। और हमारे ऑटोज की आप वैसे बात करें, अगर ऑटो पे इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है, हमको लग रहा है कंपटीशन आएगा। हमने पहले भी देखा है, हमारे जैसे मारुति है, उनका जितना मार्केट शेयर है वो दोबारा 50% रीगेन करने की बात कर रहे हैं। जिस तरह का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, आफ्टर सेल सर्विस, जो भी उनके एडवांटेजेस हैं, वो अभी भी आई थिंक कंटिन्यू रहेंगी उनकी। तो वो एक आई थिंक एक नीजक रिएक्शन जरूर आएगा, पर आई थिंक वो एक मौका होगा ऐसे शेयरों में जो हमारे मजबूत ऑटो के शेयर भी हैं, उनमें एंट्री करने के लिए। बिकॉज ये स्टॉक करेक्ट नहीं कर रहे थे, काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चल रहे थे, बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ जो भी टैक्स कट्स हुए बजट में। तो आई थिंक अगर इस न्यूज फ्लो की वजह से हमको एक अच्छी करेक्शन इनमें देखने को मिल रही है, तो आई थिंक ये एक मौका है इनमें एंट्री करने के लिए। अच्छा मौका एंट्री करने का आपका। तो इन स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल M&M है, क्या इस लेवल पे खरीदें, और अगर और नीचे गिरे तो और ऐड करें? हाँ, मुझे लगता है कि वो मार्केट, अगर आप ओवरऑल मार्केट को भी देखें तो एक मार्केट में अच्छी करेक्शन आ गई है, बट ये कहना मुश्किल है कि हम बॉटम पे पहुंच गए हैं। अभी भी एक पेनफुल पीरियड चल सकता है थोड़ी देर। तो पेनफुल पीरियड में स्टॉक्स करेक्ट करते रहते हैं कई बारी। तो आई थिंक यहाँ से लेना जरूर शुरू करना चाहिए। जैसे आज भी 5% नीचे दिखा रहे हैं आप, तो आई थिंक थोड़ी बहुत बाइंग जरूर शुरू करनी चाहिए। बट मार्केट में ऑल आउट बाइंग मुझे लगता है इमीडिएटली नहीं करनी चाहिए, आपको स्ट्रैगर करना चाहिए। बिकॉज बॉटम फॉर्मेशन भी एक पेनफुल पीरियड हो सकता है, तो जरूर थोड़ी शुरुआत तो करनी चाहिए। और पॉकेट जहां पर थोड़ी सी पेन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली वो है IT। यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका? आईटी में मुझे लगता है कि अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि आईटी में जिस तरह से ग्लोबली भी चेंजेस हो रहे हैं, एआई के रिलेटेड जो भी चेंजेस हो रहे हैं बहुत फास्ट हो रहे हैं। तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है और क्या पॉलिसी इम्पैक्ट पड़ सकता है यूएस का इनके ऊपर, वो कुछ क्लैरिटी नहीं अभी है। तो आईटी में मैं थोड़ा सा अभी कॉशियस हूँ, इन द सेंस के अभी मैं इमीडिएटली नहीं रिकमेंड कर रहा कि इनको बाइंग करना चाहिए। आई थिंक थोड़ा और वॉच करना चाहिए। ओके, आईटी पे नीरज जी का ये व्यू। अच्छा, एक दो पॉकेट्स पे और बात कर लेते हैं नीरज जी से, जहाँ पे थोड़ा सा पेन बड़ा है पिछले कुछ समय में। ये रियल स्टेट पर
और रियल एस्टेट इंसिलरी पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां तो पहले से काफ़ी दिक्कत में है। मेरे ख्याल से एनबीएफसीज में सबसे बड़े पेन से गुजरी हैं तमाम एचएफसीज, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देखिए, आप कैनफिन होम्स को देखिए, आप ये रियल एस्टेट के ये सीक्वेंस पे आपका टेक सर क्या व्यू है? और रियल एस्टेट अमूमन जो ये पूरी इक्विटी की वेल्थ होती है वो रियल एस्टेट को चेस भी करती है, बट इक्विटी का ये हाल आपको लगता है कि थोड़ा सा रियल एस्टेट में पेन बढ़ेगा इस स्पेस पे? आपका व्यू? आई थिंक वो पेन देखने को मिल चुका है इसमें, बिकॉज जब भी इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं करती है तो पैसा जो रियल एस्टेट में जा रहा होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। आई थिंक वो पेन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, काफी काफी हद तक देख चुके हैं। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड इसकी वजह से अब होनी चाहिए। बट अदर जो एक दो तीन पॉजिटिव चीजें हुई हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है जो आगे चलते हुए एक दो और कट भी इस साल में हो सकते हैं लगता है, और जो एक बजट में इनकम टैक्स का जो कट हुआ है उस एडवांटेज जो वहां से मिल सकती है। आई थिंक ये भी एक तरह से एक कंजम्पशन स्पेस इसको मान सकते हैं, बिकॉज अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और आई थिंक जो अफोर्डेबल हाउसिंग है इसके अंदर मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी एंट्री शुरू करनी चाहिए इसके अंदर भी, बिकॉज आगे चलते हुए थोड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो भी हुई हैं उसका इम्पैक्ट आ सकता है इसके अंदर। बहुत शुक्रिया नीरज जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। मार्केट काफ़ी वीक है, अब काफ़ी वीक 22,770 पर निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। तो वीरू फाइनली हमने उस 22,800 को एक बार के लिए तोड़ दिया। अब देखते हैं ये बचेगा या नहीं वो 22,725 वाला। तो चलिए खैर हमारी ग्रीन शर्ट तो काम आई नहीं, शायद ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन काम आ जाए। एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद श्रेया और कंचन लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।